चलिए तो जल्दी से देखते हैं। एक फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूं, आई एम ट्रू अन्ना डाकू। ये फार्मूला है। माय नेम इज पुन्नू सिंह। माय नेम इज पुन्नू सिंह। अब जल्दी से देखेंगे, आई जो है ये आयम्ब को दिखाता है। आई आयम्ब हुआ। आयम्ब नाउन है, ध्यान रखना है। और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा आयम्बिक। जब भी आप मीटर में यूज करते हैं तो हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं, आयम्बिक, पेंटामीटर, आयम्बिक, टेट्रामीटर। तो ये हो गया। आयम में होता क्या, अनस्टेस स्टेस। फिर उसके बाद आते हैं एम, यहाँ पे साइलेंट है, कोई मतलब नहीं। ट्रू, ट्रू से बनता है टोकी। ट्रू से बनता है टोकी जो कि नाउन है। फिर अगेन अब इससे जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा टोपेइक। ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो ठीक, आप ध्यान रखना कि ठीक जो पहला है दूसरा वाला उसका ठीक अपोजिट है। तो ये स्ट्रेस अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये फुट में अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आयम एंड टोकी। अब आते हैं अन्ना। अन्ना क्या है भाई? अन्ना का मतलब है यहाँ पे एनापेस्ट। एनापेस्ट। एनापेस्ट से जो आपका बनेगा एडजेक्टिव वो बनेगा एनापेस्टिक। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि भैया बहुत स्ट्रेस हो गया, अब मुझे अनस्ट्रेस दो। और अनस्ट्रेस मुझे एक नहीं दो दो चाहिए। तो इसने क्या किया, दो अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन लिया। अब जो डाकू वाला है ये क्या है भाई? तो डाकू का मतलब है डैक्टिल। क्या है? डैक्टिल। मैं इधर लिख दे रहा हूं, डैक्टिल है। डैक्टिल का जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो डैक्टिलिक बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होगा तो यानी स्ट्रेस आगे आ जाएगा और दोनों अनस्ट्रेस पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से ये चारों हो गए, आयम्ब, टोकी, आपका एनापेस्ट एंड डैक्टिल। ठीक है पहले। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले में चलते हैं भाई। और देखो, तो ये तो जो आपको चार दिख रहे हैं ना, ये मेजर है, ये सबसे मेन वाले हैं, यही स्टैंडर्ड फुट माने जाते हैं। लेकिन दो ऐसे ये भी हैं जिसमें पुन्नू सिंह, पी फॉर पायरिक है, एस फॉर स्पूनलिंग। तो ये भी लिखने आप, पी फॉर पायरिक और एस फॉर स्पूनलिंग। एस फॉर है स्पॉन्डी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, जो पुन्नू सिंह का पी पायरिक, एस फॉर स्पॉन्डी। ठीक है। पायरिक में क्या होता है भाई? पायरिक में आपको दो अनस्ट्रेस मिलेंगे और स्पेंडी में दोनों अनस्ट्रेस मिलेंगे। सॉरी, दो पायरिक में अनस्ट्रेस्ड और स्पोंडी में स्ट्रेस्ड मिलेगा। स्पोंडी नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा स्पोंडेइक। तो ये ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। इसको आप एक बार अपनी कॉपी पे लिखेंगे और फिर इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका पूरा फार्मूला होगा, आई एम टू अन्ना डाकू, माई नेम इज पुन्नू सिंह। जिसमें आपको शुरुआत में जो चार मिल रहा है, आई एम, टोकी, एनापेस्ट एंड डैक्टिल, ये मेजर हैं, ये स्टैंडर्ड फुट हैं। बाकी जो दो आपको पायरिक एंड स्पोंडी मिल रहा है ये स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत कम आपको यूज देखने को मिलता है। तो बस यही आपका फार्मूला, इसे याद रखें। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमने ये बेसिक लेवल पे सारी चीज़ों को देख लिया। अब देखते हैं कि मीटर कैसे बनाते हैं। तो ये मीटर से रिलेटेड आपको सारा चीज़ दिया गया है, हमने छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ लिया है। अब हम फाइनली आ गए हैं कि कैसे एक पोइट्री की लाइन है उसको नाम कैसे देंगे, उसको मीटर में नापेंगे कैसे, फुट का इस्तेमाल वगैरह सब करके। तो वही यहाँ पे ध्यान देंगे कि अ मीट्रिक लाइन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीट। कोई भी मीट्रिक लाइन है उसे नंबर ऑफ फीट के हिसाब से आप वो करते हैं। अगर कोई लाइन में आपको केवल 1 फुट मिल रहा है तो मोनोमीटर हो जाएगा। अगर 2 फुट दिख रहा है तो 2 फुट का मतलब फीट बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल फुट का फीट हो जाएगा। तो अगर 2 फुट है इसका मतलब 2 फीट है तो डायमीटर। अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। अब फिर ध्यान दो, आपके सामने कितना बार बार एम एच अब्राहम अच्छी चीजों को याद दिला रहे हैं कि जो हेक्सा मीटर होता है, अगर अगर उसका फुट आयम्ब हो, अगर उसका फुट आयम्ब हो तो ऐसे कंडीशन में वो अलेक्जेंड्राइन कहलाता है। आप लोग को पिछली भी क्लास में पढ़ाया था, आपके एग्जाम में 100 बार पूछा जा चुका है कि अलेक्जेंड्राइन क्या है। तो अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर होता है। आयम्बिक हेक्सामीटर वो अलेक्जेंड्राइन है।
ठीक है। अरे गुलाब जी, ये तो अंडरस्टूड है, अगर कोई एक फुट है, हैं, तो जरूरी नहीं कि दो ही सिलेबल होंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई फुट है तो वहां 2 से 3 सिलेबल हो सकता है। जैसे अगर आयम्ब की बात करोगे और ट्रोकी की बात करोगे, तो आयम्ब और ट्रोकी में केवल 2 ही फुट आ रहे हैं। ठीक है, यानी अनस्टेस स्टेस वो स्टेस अनस्टेस। लेकिन जब आप बात करेंगे एनापिस्ट की, आप बात करेंगे डैक्टिल की, तो इन कंडीशन में आपको इसमें कितने आपको सिलेबल, यहाँ पे आपको 2 ही सिलेबल दिख रहे हैं। अगर आयम्ब और टोकी की बात कर रहे हैं, ये जो फुट हैं आपके, इनमें केवल 2 सिलेबल दिख रहे हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे एनापिस्ट की, डैक्टिल की, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा सिलेबल मिल जाएंगे। जैसे आप एनापिस्ट में क्या करते हैं, 2 अनस्ट्रेस और 1 स्ट्रेस, तो यहाँ पे सिलेबल कितने हो गए, 3। इसी प्रकार से डैक्टिल की बात करेंगे तो 1 स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस, तो यहाँ भी सिलेबल कितने हो गए, 3। सभी को ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा चीज याद दिलाया गुलाब चंद जी ने। कल अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि आप ऐसे 2 फुट को बताएं जो क्या है, जिसमें आपके 2 सिलेबल आते हैं, और यहाँ ऐसे 2 फुट के नाम बताएं जिनमें आपको 3 सिलेबल दिखते हो। तो 3 सिलेबल वाले जो आपके फुट हैं वो कौन है, एनापेस्ट एंड डैक्टिल। और 2 सिलेबल वाले फुट कौन है, आयम एंड टोकी। सभी को क्लियर है ये बात? अलेक्जेंड्राइन क्या होता है, आयम्बिक हेक्सामीटर होता है। ठीक है। हेप्टामीटर क्या होता है, इसमें 7 फीट होता है। ठीक है। अन्ना डाकू, ठीक है, तेरे पे। तो हेप्टामीटर में 7 फीट होता है। ठीक है। इसी को 14 ईयर भी बोलते हैं। 14 ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सिलेबल की बात किया जाए तो 14 सिलेबल हो गया इसमें। ठीक है। ठीक है, अगर आयम्ब की बात होगी तभी 14 ईयर होगा, फिर ध्यान देना। तो अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चल रही है। अगर आयम्ब फुट को लेते हुए, अगर आयम्ब फुट को लेते हुए, चूंकि आयम्ब जो है, अभी हम और चीज देखेंगे, आयम्ब फुट को लेते हुए यदि 6 आयम्ब फुट है किसी में, तो आयम्बिक पेंटामीटर हो गया। और उसके लिए जो दूसरा नाम आपने देखा है वो है एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन। अगर 6 आयम्ब फुट हो गए तो, अगर 7 आयम्ब फुट हो गए तो क्या बोला जाएगा उसे, अगर किसी में 7 आयम्ब फुट हो गए तो उसको 14 ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 14 ईयर। बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो अब अगर एग्जाम में पूछ दे तो आधे तो वहां बेहोश हो जाए, 14 ईयर क्या हो गया भैया। तो 14 ईयर क्या हो गया, जहां पे 7 आयम्ब हैं, 7 आयम्ब वाले मीटर को आप 14 ईयर बोलेंगे। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? चूंकि आयम्ब है तभी हो पा रहा है, अगर एनापेस्ट या डायक्टिल हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयम्ब में 2 ही फीट होते हैं। तो इसलिए 7 टू 14 हो गया एकदम आराम से। लेकिन अगर एनापिस्ट या डायक्टिल हो जाए तो नहीं बनेगा ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 क्या होता है, अगर मैं ये उसमें डाल दूं कि 7 आयम्ब, या फिर मैं डाल दूं 7 एनापिस्ट, 7 डैक्टिल, तो 7 डैक्टिल, 7 एनापेस्ट, या मैं 7 ट्रोकी भी डाल दूं तो नहीं होगा, क्योंकि 7 आयम्ब को ही बोलेंगे। ट्रोकी में भी 14 सिलेबल हो जाएगा, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये केवल आयम्ब वाले के लिए 14 है। ध्यान देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ये सब एग्जाम में आएगा तो आप वहां पे विजयी होके आना है आप सभी को। ऑक्टामीटर में 8 फीट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी बात को जो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, जब मीटर का डेफिनेशन बताया तब भी बताया, इसी बात को फिर से यहाँ एम एच अब्राहम जी बता रहे हैं कि अगर आपको किसी लाइन में मीटर को डिटरमाइन करना है कि क्या नाम दूं मैं, अगर किसी लाइन का, किसी वर्ष की लाइन है, उसको नाम देना पड़ेगा ना मीटर में, तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे या कैसे डिटरमाइन करोगे, ये मैं पैटर्न कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट हो रहा है, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो। आप ये देखोगे कि उसमें से कौन सा प्रीडोमिनेंट फूट है, उसमें फूट कौन सा यूज हुआ है, आयम्ब हुआ है कि एनापिस्ट हुआ है, कौन सा फूट यूज हुआ है, और दूसरी वो फुट कितनी बार आया हुआ है। यही 2 चीजें डिपेंड करती हैं किसी नामकरण में। अच्छी तरह से याद रखेंगे।
किसी भी वर्ष लाइन है, अगर उसका नामकरण आपको मीटर में करना है तो डिपेंड क्या करेगा कि उसमें कौन सा फुट आया है और वो कितनी बार आया है। जैसे आयम्ब फुट है किसी लाइन में, तो एक तो आयम्ब फुट आया है, तो इसके आधार पे इसका एडजेक्टिव हो गया आयम्बिक। एकदम क्लियर। अब ये कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो इसके पहले आपको पेंटा लगाना पड़ेगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटा, और फिर मीटर सबसे लास्ट में लिख ही देना है। तो ये हो गया। अगर सपोज करो कि जो है 3 आयम्ब आए किसी लाइन में, तो आप इसके लिए क्या बनाओगे, आयम्बिक टेट्रामीटर, सॉरी ट्राईमीटर। अगर 4 है तो आयम्बिक टेट्रामीटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी लाइन में सपोज करो कि फुट आपका है एनापेस्ट, अगर किसी लाइन में आपका फुट है एनापेस्ट और ये 4 बार आया है, तो क्या बनेगा, सब लोग अभी लिख के बताएं मुझे। फुट है एनापेस्ट और ये 4 बार आया है, तो उस लाइन को मीटर में कैसे बोलेंगे, जल्दी बताएं, फास्ट, जल्दी लिख के बताएं आप लोग। अगर एनापेस्ट आया है, 4 बार आया है, बहुत अच्छा राजकुमार जी, एनापेस्टिक टेट्रामीटर। मैंने बार बार बोला कि एडजेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे, तो एनापेस्ट तो फुट हो गया, ये नाउन है। एडजेक्टिव आई सी बस लगा दो, एनापेस्टिक। और 4 बार आया है तो 4 के लिए टेट्रा, भी ऊपर आपने सीखा ही। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्जा, 7 के लिए सेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इससे बेहतर भैया मैं नहीं पढ़ा सकता था, मैं मर सकता। आज की मैंने जितना पढ़ाया मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब आप कितना समझ पाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एज अ टीचर आई एम 100% सेटिस्फाइड कि मैंने बेहतरीन दिया है। ठीक है, और एक एक चीज को खोद खोद के बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आप बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। स्कैन क्या होता है? एक स्कैन का मतलब क्या होता है, आप जो स्कैन करते हो फोटो, किसी चीज को लेके खींचते हो फोटो, तो वो स्कैन होता है। पोइट्री में स्कैनिंग का मतलब क्या है? स्कैनिंग का मतलब यह हुआ कि किसी पोइट्री की लाइन को देखो क्लियरली है, स्कैन अ पैसेज ऑफ वर्ड्स, किसी वर्ड्स के एक स्टैंजा को स्कैन करने का मतलब यह हुआ कि टू गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन। अगर किसी पोएट्री की लाइन को आप लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, स्टैंजा को लाइन टू लाइन, एनालाइजिंग द कंपोनेंट फीट, और आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से फीट हैं, 1 2 3 4 कितने फीट यूज हुए हैं, कौन कौन से हैं, एंड आल्सो इंडिकेटिंग वेयर एनी मेजर पॉजेज इन द फ्रेजिंग फॉल विद इन अ लाइन। आप ये भी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पॉज मिल रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेस है, कहाँ कहाँ अनस्ट्रेस है। ये सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हैं किसी पोइट्री की लाइन में, तो इसी को बोलते हैं कि आप स्कैन कर रहे हैं। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है। ठीक है, आप उसमें स्कैन करके देखो कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस कहाँ है, तो आपको पुट पता चल जाएगा। आप उसमें पॉज देखो, एक एक चीज पे जब आप ध्यान देते हैं पोइट्री की लाइन में, राइमिंग ध्यान दे दो, तो आप कर रहे हैं स्कैनिंग। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैंसन। ये नाउन हो गया, तो स्कैंसन नाउन हो गया और स्कैन क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। अब भूलोगे तो नहीं, आपके एग्जाम में स्कैंसन की डेफिनेशन के रूप में भी ये आ सकता है और स्कैन के भी डेफिनेशन के रूप में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? अगर हम बोलें द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग अ पैसेज ऑफ वर्ड्स, स्कैंसन के डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना ही ऐड करना है, द प्रोसेस ऑफ। अगर द प्रोसेस ऑफ ऐड कर दो तो स्कैंसन की डेफिनेशन बन जाएगी, अदरवाइज ये स्कैन की डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एग्जाम में आएगा। 70% बच्चे जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है जॉन की, इसका एंडीमियान।
ये बहुत बार आपके एग्जाम में इससे लाइन आ चुका है, पहली लाइन टीजीटी में भी आ चुका है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बहुत बार आ चुका है। इसकी पहली लाइन दुनिया की सबसे फेमस लाइन में से एक है। हालांकि ये दुनिया के सबसे अनसक्सेसफुल पोएम में से एक है, लेकिन पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना है कि इसको हमने लिया है, इसको हम स्कैन करने जा रहे हैं, इसका स्कैंसन होने जा रहा है भाई। ठीक है, इसका सिटी स्कैन कर रहे हैं हम। और सिटी स्कैन करेंगे तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि इंग्लिश में आसान नहीं है सिटी स्कैन। हमें तो बस कॉन्सेप्ट को सीखना है, बाकी हम बहुत सोचेंगे आज सारा सीख लें तो कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि पोएट किस भाषा में अपने वो किस तरह से शब्दों से खेल रहा, आई डोंट नो, हम लोग जानते ही नहीं है। वो कहाँ स्ट्रेस लगा देगा, कहाँ नहीं स्ट्रेस लगा देगा, वो वही जानता है। बस आप उसे एनालिसिस ही कर सकते हो। तो आप बस एनालिसिस, ये जो एम एच अब्राहम ने किया, इससे हम अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, हमारा बस वही पर्पज है। बाकी जब हम अपनी पोएम लिखेंगे तो उसमें स्कैन वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दूसरे में बड़ा मतलब डिफिकल्ट है। अब आगे ध्यान दें, सबसे पहले लाइन पे चलते हैं, इसकी स्कैनिंग को हम एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि ये कह रहा है कि लाइन 1 to 5 को देखो, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत डीपर लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। अब तक तो हम लोग रटते थे फेमिनिन राइमिंग, फेमिनिन एंडिंग, मैस्कुलिन एंडिंग, अब एग्जाम्पल समझते हैं। लाइन 1 to 5, 1 to 5, इन लाइन में देखते हैं, जब आप एंड में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? एंड में आपको अनस्ट्रेस सिलेबल 1 to 5 में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनस्ट्रेस सिलेबल दिख रहा है कि नहीं? लाइन 1 to 5 अनस्ट्रेस सिलेबल दिख रहा है। तो अगर कोई पोइटिक लाइन है, अगर उनके एंड में अनस्ट्रेस सिलेबल दिख रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या? फेमिनिन एंडिंग। क्या हुआ जी? फेमिनिन एंडिंग। स्त्रियों को प्राचीन काल से ही कमजोर माना जाता रहा है, कोई महिला बुरा नहीं मानेंगी, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। फेमिनिन एंडिंग, तो फेमिनिन एंडिंग है क्योंकि फीमेल जो है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो जो है अनस्ट्रेस जब होगा, बहुत ही आराम से प्यार से बोलती हैं, ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलती हैं, बहुत ही कोमलता के साथ बोलती हैं, आवाज़ बिल्कुल कर्कश नहीं होता है, अनस्ट्रेस। ठीक है, तो ये है मामला भाई। ठीक है, ताकत पे नहीं जाते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। माँ दुर्गा जी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, माँ काली जी का नाम ले लोगे आप लोग। तो फेमिनिन एंडिंग क्या होगा? जब बहुत कोमलता से, बहुत बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी कर्कश आवाज़ के, बहुत ही कोमलता पूर्वक धीरे से कोई चीज़ बोली जाती है। ठीक है, तो आपको अगर वो एंड में आए तो फेमिनिन एंडिंग हो गया। क्लियर है? अब आते हैं, अब आ जाओ आप लाइन 3 और 4 को आ जाओ। लाइन 3 को देखो और 4 को देखो। लाइन 3 और 4 में कीप स्लीप, तो यहाँ पे जो कीप और स्लीप दिख रहा है, ये यहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस दे के बोला जा रहा है। पुरुष अक्सर चिल्ला के बोलते हैं, स्ट्रेस दे के बोलते हैं, जहाँ स्ट्रेस नहीं लेना वहां भी बहुत ज्यादा लिया करते हैं। कहते हैं मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, मैं बाहर काम कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं पुरुष वाले। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसको बोल दिया गया मैस्कुलिन एंडिंग। और महिलाएं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेती हैं, अनस्ट्रेस्ड होती हैं, इसीलिए फेमिनिन एंडिंग। क्लियर है सभी को? भूलोगे तो नहीं। तो मैस्कुलिन एंडिंग में स्ट्रेस लेवल आएगा, और फेमिनिन एंडिंग में क्या होगा? अनस्ट्रेस लेवल आएगा। बताओ भाई, सारे लोग को समझ में आ रहा है? पहला हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमको मजबूरी में ये वाली लाइन खोले रहना है, तो मैं अब बुक में आप लोग एक बार इसको दिखाऊंगा, फिर ऊपर आऊंगा मजबूरी में। चलो, अब ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि भैया कहीं कहीं आपको जो ना इन्वर्टेड भी मिल जाएगा। देखो, अब पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, फिर ऊपर चलेंगे, आप लोग अपनी बुक में अंडरलाइन करना। 9, 3 और 5 में देखेंगे तो जो ओपनिंग आयम्बिक फीट है ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि पलट गए हैं।
मतलब जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है, इन्वर्ट हो गए हैं। देखते हैं भैया कैसे हो गए इन्वर्ट। 9 3 और 5, देख लो जी। 9 और 3, लाइन 3 और 5 में चलते हैं। यहाँ देखो, आपको पता है कि अगर कोई चीज, अगर कोई पोयम की लाइन आयम्ब में है तो आयम्ब में होने का मतलब पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस होना चाहिए। लेकिन पोएट अपनी मर्जी का मालिक है, अपने मन से वो कहीं कहीं चाहे तो इसको पलट भी सकता है। तो इसने क्या किया, आयम्ब को इन्होंने बना दिया टूकी, पलट दिया। तो अब क्या हो गया, जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस होना चाहिए वो अनस्ट्रेस, वो सॉरी अनस्ट्रेस स्ट्रेस होना चाहिए वो हो गया स्ट्रेस अनस्ट्रेस। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? लाइन 3 और 5 देख लो, होना तो चाहिए स्ट्रेस अनस्ट्रेस, लेकिन हो गया है, सॉरी मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, होना चाहिए अनस्ट्रेस स्ट्रेस, लेकिन गलती से हो गया स्ट्रेस अनस्ट्रेस। ठीक है? तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपका हो गया है इनवर्स। लेकिन अब एक फिर बात समझना है कि इन्वर्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो फिर ध्यान देना, इन्वर्ट हमेशा शुरू में ही हो सकता है। अगर कोई पोएट इन्वर्ट करना भी चाहे तो केवल शुरू में ही कर सकता है, वो हर जगह नहीं कर सकता। इससे तो भाई हम हमारे जैसे दर्शक और जो स्कैन करने वाले लोग हैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि पोएट कहीं भी कर दे रहा है। कहीं भी नहीं करना। अगर पूरा पूरा पोएम मान लो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है तो आपको पता है कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस का पैटर्न चलना है। आप अगर करना भी चाहें तो केवल शुरू में करें, ताकि बाद में कम से कम अनस्ट्रेस स्ट्रेस मिलेगा तो हमें समझ में आएगा कि पोयम आयम्बिक पेंटामीटर में है। एक दो जगह पोएट ने जानबूझ के अपनी तरफ से गलती की है या जानबूझ के ऐसा किया है। तो ये दूसरा भी बात हमें समझ में आया कि कभी कभी जो है रिवर्ट भी हो जाता है, इन्वर्ट भी हो जाता है, लेकिन ऐसा केवल इनिशियल पोजीशन में ही देखने को ज़्यादातर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं चीज़ों को समझना है भाई। हम लाइन को स्कैन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम डीपर लेवल पे चीज़ों को समझ रहे हैं। आई हैव मार्क द सेकेंड फुट इन द लाइन 2, लाइन 2 में देखना है आप सभी को, एंड थर्ड फुट इन द लाइन 3 एंड लाइन 4। अब लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 में देखेंगे तो आपको पायरिक देखने को मिलेगा। और पायरिक आपने देखा है, ये दो अनस्टेज सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। चलो देखते हैं भैया, यही चीज तो हम अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फुट है, कहाँ कहाँ कैसे। तो ये लोग मतलब वेरिएशन बहुत रखते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है लेकिन पूरी तरह से आयम्बिक पेंटामीटर को ये फॉलो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे दूसरी लाइन में आप देखो तो यहाँ पे ध्यान दो भैया, यहाँ पे तीसरी लाइन में यहाँ पे ध्यान दो, और चौथी लाइन में यहाँ पे ध्यान दो। आपको क्या मिल रहा है? आयम्ब का मतलब आपको पता है कि क्या होना चाहिए, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस दोनों दिख रहा है लगातार, यहाँ भी अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस, यहाँ भी अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस दिख रहा है। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ये वेरिएशन पोएट डाल सकता है। स्पीड रीडिंग के लिए किसी चीज को जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है, उस पर ज्यादा फोर्स नहीं देना है, आगे बढ़ना है, तो इस पोंडी का प्रयोग, सॉरी पायरिक का प्रयोग कर सकता है पोएट। ठीक है? तो ये है भैया, तो पायरिक भी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, चलो स्पेलिंग भी नहीं लिखा जा रहा मेरा सब जल्दी जल्दी। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। तीसरी वाली भी लाइन हमने समझ लिया। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपकी पूरी बात। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। और उसको इन्होंने नंबरिंग अपने हिसाब से दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप दे दो। जो नंबर 1 है वो नंबर 5 हो गया। ठीक है? 3 चीज़ अभी तक उधर कितनी हमने चीज़ें देखी थी, 3 देखी थी ना। तो जो नंबर 1 है उसको नंबर 4 बोल दो, और जो नंबर 2 दिख रहा है उसको नंबर 5 लिख लो, समझने के लिए कि और क्या आ रहा है स्कैन करने के दौरान। तो आप यहाँ देखते हैं कि जो लाइन 1 है, लाइन 5 है, वहां पे आपको पॉज मिल रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पॉज मिल रहा है रीडिंग में। ठीक है? और ऐसा यदि आपको पॉज मिलेगा तो वहां पे कुछ सिंबल भी होंगे। ठीक है? जैसे सेंटेंस होंगे एंड में, सेंटेंस सेंटेंस के एंड में
अक्सर ये पॉज कहाँ मिलता है ये बता रहे हैं, सेंटेंस के एंड में मिलता है, क्लॉज के एंड में मिलता है, या कोई और सिंटैक्टिक यूनिट हो वहां मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया लाइन 1-5 की बात हो रही है। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं लाइन 1-5 की ओर चलते हैं। लाइन 1-5 में आप लोग देखेंगे भाई, लाइन 1 और 5 यहाँ पे देखिए आपको पॉज मिल रहा है कि नहीं, ये देखिए कॉलन लगा हुआ है। पॉज कैसे पता चल रहा है, कॉलन लगा हुआ है। और नंबर 5 में चलो यहाँ भी देखो पॉज मिल रहा है, यहाँ क्या लगा, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जब आपको कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं, इनके द्वारा कोई लाइन के एंड में अगर ये सिंबल दिखाई पड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एम एच अब्राम जी बता रहे हैं कि जो भाव है, जो सेंस है, वो एक तरह से स्टॉप हो जाता है। और अगर ऐसा मिले तो इस पर्टिकुलर जो पोइट्री का टर्म है उसको हम बोलेंगे एंड स्टॉप्ड। क्या बोलेंगे, एंड स्टॉप्ड। तो जो इस प्रकार की लाइन है, जैसे पहली लाइन है और 5वीं लाइन है, जहां पे एंड में कोई ना कोई एक पॉज सिंबल आपको दिख रहा है जिससे ये लग रहा है कि यहाँ पे पॉज हो गया है, ऐसी कंडीशन होगी तो इसे आप बोलेंगे एंड स्टॉप्ड लाइंस। क्या बोलेंगे जी, एंड स्टॉप्ड लाइन। सभी लोग बताओ जी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है एंड स्टॉप्ड लाइंस। अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे समझना है। अब ध्यान दो कि अगर ऐसा हो जैसे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, देखो यहाँ पे पोएट अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कंप्लीट करता तो उसे कुछ ना कुछ सिंबल लगाता, लेकिन कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब वो अपनी बात को आगे वाली लाइन में लेके जा रहा है। जैसे इन लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर, यहां बात बन ही नहीं रही है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप, यहां पर भी बात रुक गई, नहीं बन पा रही है। इट बट स्टिल विल कीप अ ब्लो, ठीक है, ब्लोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। तो क्या समझ में आया कि जहां पे आपको एंड में का सेंस का एंड ना हो और अगर वो मीनिंग अगली वाली लाइन तक पास हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका लाइन होगा वो कहलाएगा रन ऑन लाइन। क्या कहलाएगा भाई जी, रन ऑन लाइन, क्योंकि मीनिंग आगे वाली लाइन तक जा रही है। तो ये सारी लाइंस क्या होंगी, रन ऑफ लाइंस। ठीक है, क्योंकि मीनिंग अगली लाइन में रन कर रही है, जा रही है। अब आगे और देखते हैं भैया, ये जो है वास्तव में एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है जिससे लिया गया है। फ्रेंच में इसे बोलते हैं इंजैम्बनेट। क्या बोलते हैं, इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट याद रखना। तो ये जो इंजैम्बमेंट है ये क्या है भैया, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब भी क्या होता है, रन ऑन लाइंस। ठीक है, अगर आप फ्रेंच एग्जैक्टली जो इसका मतलब यहाँ पे एम एच अब्राम में दिया हुआ है वो स्ट्राइडिंग ओवर, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, तो अब आप लोग याद रखेंगे कि जो रन ऑन लाइंस है यही इंजैम्बमेंट होता है, और ये इंजैम्बमेंट की बात करेंगे तो फ्रेंच वर्ड है। और सबका मतलब यही है कि भैया अगली वाली लाइन में जाना पड़ेगा मीनिंग को समझने के लिए, वहां पे बात अभी रुकी नहीं है। क्लियर है सभी को, एकदम अच्छे से बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, इससे डीपर लेवल पे मैं नहीं बता सकता था। यानी अगर आपका एंड स्टॉप्ड लाइंस होंगी तो वहां पे मीनिंग आपकी जो सेंस है वो एक तरह से एंड हो चुका है। और इसको कैसे जानोगे, तो वहां पे कॉलन आएगा, सेमी कॉलन आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ये सारी चीजें पहचान है एंड स्टॉप्ड लाइन की। अगर ये सारी चीजें ना आए और मीनिंग अगली लाइन में जाए तो फिर क्या हो जाएगा, रन ऑन लाइन से इंजैम्बमेंट। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं जो ये बताना चाहते हैं, यानी 4 बातें हमने समझ ली, 4 बातों से हमने 4 मेजर रूल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी। 5वीं बात क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि पिछली सोनेट वाली क्लास में हो चुका है, लेकिन ये इसीलिए ये क्लास पहले होनी थी, ये हमसे गलती हो गई, ये बाद में हुई है। चलो, अब व्हेन अ स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल पॉज, जब आपको क्या हो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेजल पॉज
आपको दिखाई दे, यानी स्टॉप दिखाई पड़े किसी पोइट्री की लाइन में, फॉल्स विद इन अ लाइन, और ये एंड में ना हो, अगर ये कहीं मिडिल में आ जाए या लाइन के अंदर कहीं भी आ जाए, ठीक है, जैसे मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आता है, तो अगर आपको पाज जो कि लाइन के एंड में आएगा तब तो कहलाएगा एंड स्टॉप्ड लाइन, लेकिन यदि वो पाज मिडिल में आ जाए, कहीं पर भी लाइन के अंदर आ जाए, जैसा कि आपको दूसरी तीसरी चौथी लाइन में देखने को मिलता है, तो इसे आप बोलते हैं सेज्यूरा। इसे क्या बोलते हैं? सेज्यूरा। और ये कोटेड पैसेज से आपको दिखाई पड़ रहा है, चलिए ऊपर चल के देखते हैं ये सेज्यूरा जो है। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से जुड़ा है, आप लोग देख के बताएं भाई। तो आप ध्यान दें, ये सिंबॉलिक जानबूझ के लगाया गया है ताकि आप पहचानें। तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये लाइन के बीच में है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी यहाँ पे एक तरह से आप पाज ले सकते हैं, लेकिन ये बीच में आ रहा है, अगर एंड में आता तब तो एंड स्टॉप लाइन हो जाता, लेकिन चूंकि ये बीच में आ रहा है तो इसीलिए क्या हो गया, ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये आपका हो गया सेजूरा। याद रखेंगे सेजूरा की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, जूलियस सीजर की स्पेलिंग से प्रेरित है। सेजूरा। यहाँ पे भी आप देखें तीसरी लाइन में भी आपको सेजूरा मिलता है और चौथी लाइन में भी सेजूरा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, यहाँ पे सेमी कॉलन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो सेजूरा आपको यहाँ तीन तीन मिल रहा है, एक ही स्टैंजा में तीन सेजूरा आपको मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है भैया? क्लियर आ रहा है कि नहीं सबको समझ में? सभी लोग बताएंगे जी, 100% सबके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे आप लोग जा चुके हैं, एकदम आनंद के साथ आपको पढ़ना चाहिए, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। अब तक तो रटते आए थे, अब तो देख देख के समझ रहे हैं, है ना? एक और टर्म है जो आप सभी को जानना चाहिए, ये पूरा पैराग्राफ हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसे छोड़ते हैं। इसमें इंटोनेशन एक वर्ड है जो आप सभी को बिल्कुल जानना चाहिए। जैसे जब हम कोई कोई पूरा पूरा सेंटेंस बोलते हैं या पोइट्री की पूरी लाइन बोलते हैं, तो उसमें जो पैटर्न होता है, द ओवरऑल राइज एंड फॉल इन द पिच एंड लाउडनेस ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। जब आपने पूरा कोई पोयम की लाइन पढ़ दी और उसमें आपको जो पूरा ओवरऑल राइज एंड फॉल दिखाई पड़ता है पिच में, उसी को इंटोनेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वेयर आर यू गोइंग, ये वास्तव में लिखने का तरीका हो सकता है, बोलने का तरीका नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो हमारा फोकस कुछ जगहों पे होगा, हम वेयर पे जोर दे सकते हैं और गोइंग पे जोर दे सकते हैं। यू मतलब सामने वाले से बोलने तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ब का कोई मतलब है नहीं, तो हम सीधे बोलेंगे वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग। तो हमने कहाँ कहाँ फोकस किया? हमने वेयर पे फोकस किया, उसमें भी पहले वाले सिलेबल वेयर, ठीक है। आर यू पे, आर यू को एकदम ऐसे दबा दिया। गोइंग, हमने गोइंग में गो पे फोकस किया, इंग को भी छोड़ दिया। तो क्या बोला भाई? वे आर गोइंग। क्या समझ में आया? यही इंटोनेशन है। जब किसी सेंटेंस को आप बोलते हैं या पोएट्री की लाइन को आप बोलते हैं, आप कोई भी इंग्लिश सॉन्ग को सुनिए, आपको केवल कुछ जगहों पे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, बाकी जो जगहों पे लग रहा है वो मुंह के अंदर ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इंटोनेशन। इंग्लिश बोलने का बेस्ट तरीका इंटोनेशन ही होता है कि आपको बोलते समय ये ध्यान देना है कहाँ आपको पिच हाई करना है, कहाँ लो करना है। यानी पिच हाई वहीं करोगे जहाँ आपको इम्पोर्टेंट देना है, इम्पोर्टेंट देना है जो एकदम ज़रूरी है, जिसके बिना कुछ चल नहीं सकता। और वहाँ पे पिच लो कर सकते हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ना भी बोलो तो भी काम चलेगा, लेकिन बोलना है अगर करेक्ट ग्रामर बोलना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि जब आप अंग्रेजी बोलें तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें कि जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे बहुत फोर्स करके ज़रूरत नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, ये गलत है, ये अंग्रेजी में, अंग्रेजी के हिसाब से होगा वे आर यू गोइंग। तो ये ध्यान देना है, ठीक है।
ये वास्तव में आप जब कोई इंग्लिश मूवीज वगैरह देखेंगे, बहुत ढेर सारे लोग देखते भी हैं, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो सही तरीका है। लेकिन फिलहाल हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग, हमारे जो हिंदी एक्सेंट है, हमारी जो हिंदी भाषा, उसमें एक्सेंट होता ही नहीं है। इसलिए चूंकि हम हिंदी में, जैसे हम कह राम घर जा रहा है, तो इसमें हर जगह बराबर चल रहा है, तो वैसे ही हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम इंटोनेशन का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी एक स्टेट लैंग्वेज है, तो इंटोनेशन का आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। फिलहाल इंडिया में चल जाएगा, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो शुरू में आपको कहेंगे अरे भैया क्या बोल रहा है ना। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आ रहा है? हाँ, पहली क्लास में ही मैंने बहुत सी चीजें बताई थी, जब पिछली बार ग्रामर की क्लास ली थी तो। चलो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम की बात है कि मैं खुद अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ इंटोनेशन और बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, सब यहाँ अंग्रेजी बोलो तो कोई जान ही नहीं पाएगा, वो इनके साथ साथ रह के हम लोग भी गड़बड़ा गए हैं पूरा। और शुरुआत में भी, बचपन में भी कोई बहुत अच्छी एजुकेशन मिली नहीं, तो सब ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, बस ये है कि ये कहो कि हमने पढ़ाई अच्छी जगह से की, तो ये सारा थ्योरी में कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है, और इससे बेहतरीन क्लास ये नहीं हो सकती थी, बहुत सी चीज़ें बताई। अब सबसे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, सोच रहे हैं इसको भी ना छोड़ें, बस इसको जान लो कि कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप घबराओ नहीं। ये कह रहे हैं कि वी नीड टू नोट फाइनली, हमें फाइनली जो है क्या करना है, दैट सम काइंड्स ऑफ वर्सिफिकेशन। अब देखो वर्सिफिकेशन आ गया, इसीलिए हमने आपको पहले बता दिया था, वर्सिफिकेशन की डेफिनेशन आप लोग बताएंगे, एकदम शुरू में ही बता दिया था। बताओ वर्सिफिकेशन की डेफिनेशन शुरू में बताया था। तो ये कह रहे हैं कि जब आपको नोट करने की जरूरत है कि सम काइंड ऑफ वर्सिफिकेशन विच अकर इन इंग्लिश पोएट्री, जो इंग्लिश पोएट्री में अकर करती है, डिफर फ्रॉम सिलेबिक एंड स्ट्रेस, ठीक है, टाइप ऑलरेडी डिस्क्राइब। ठीक है, बिल्कुल मेट्रिकल कंपोजिशन की बात हो रही, तो जो अभी तक कुछ और ऐसे हैं जो अब तक हमने पढ़ा, सिलेबल एंड स्ट्रेस टाइप वाला, ठीक है, मेट्रिकल कंपोजिशन, उससे अलग भी कुछ है, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो उनको देख लेते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज वर्सिफिकेशन पे आके आप चुप हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में ही क्यों ना बता दिया। तो जो अब तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इंग्लिश पोइट्री में हम लोग अक्सर सिलेबल या स्टेस टाइप जो है यूज करते थे, और उस पर हमने देख लिया, लेकिन ये कह रहे हैं इससे अलग भी कुछ है, इनको भी जान लो। तो चलो जान लेते हैं भाई। सबसे पहला है आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर्स, या इसी को एक्सेंचुअल वर्स बोलते हैं। तो एक्सेंचुअल वर्स में होता क्या है भाई? एक्सेंचुअल वर्स में कुछ नहीं होता है, ये स्पेशली जर्मनिक लैंग्वेज में था, और जब हमारा ओल्ड इंग्लिश है वहाँ भी ये आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको करना क्या है कि जब आप पोइट्री की लाइन को स्कैन करते हैं, अभी तो स्कैन नहीं भूलोगे, स्कैन का मतलब जब उसको एनालाइज करते हैं पोइट्री की लाइन को, फिट वगैरह सब देखते हैं, रिदम वगैरह एवरीथिंग, तो आप क्या करते हैं, आप बस ये देखते हैं कि द बीट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस काउंट। आपको बस ये देखना है कि कितनी बार जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस आया है, उसको काउंट करते हैं। अगर आप केवल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस को काउंट करते हैं जिस पोएट्री में, वो जो पोएट्री होती है, वो वर्स होती है, उसको एक्सेंचुअल वर्स या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर बोलते हैं। एकदम सिंपल। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब आप लोग तुरंत तुरंत बता पा रहे हो, कठिन चीजें भी तुरंत तुरंत बता पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट। चलो भाई, अब ये कह रहे हैं कि ये जो है आपको नॉर्मली जब आप शुरुआती पोएम्स को देखते हैं जर्मनिक और हमारे ओल्ड वाले, तो आपको अक्सर हर लाइन में चार, फोर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलेबल मिलते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, पायर्स फ्लोमैन आप सभी को पता है कि 14 सेंचुरी में लिखा गया एक बेहतरीन पोयम है। ठीक है, और इस पोयम में जो है उसकी लाइन ली गई है, आप देखिए किस प्रकार से जो है आपको, इन द समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन,
आपको 4 स्टेज दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेज दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे हर लाइन में आपको 4 स्टेज दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पहचान है एक्सेंचुअल वर्ड्स की, जो कि अब नॉर्मली आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। 14 सेंचुरी के बाद से आप एक्सेंट एंड सिलेबल पे फोकस करने लगे, सिलेबल भी आपका लिए महत्वपूर्ण हो गया। पहले केवल एक्सेंट ध्यान देना था कि भैया एक्सेंट हो जाना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और ये अलिटरेशन, और उसमें एक चीज और था कि जो 4 स्टेज सिलेबल आते थे लाइन में, वो अक्सर अलिटरेशन वाले होते थे। तो जैसे अगर आप इनको ध्यान देंगे तो समर सीजन सॉफ्ट सन, आप सभी को एकदम क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे अलिटरेशन भी है इस लाइन में। जहां जहां आपको एक्सेंट दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है, वहां वहां अलिटरेशन भी है। इसी प्रकार शोप, आई, शेप, ठीक है, श्राउड, तो यहां भी देखिए शॉ 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 साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि इसीलिए कई बार जो है ना, इस वाले एक्सेंचुअल वर्ड्स को अलिटरेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिटरेटिव मीटर, अलिटरेटिव मीटर। तो जो 14 सेंचुरी के आसपास जितने भी पोएम्स लिखे गए, वो ज्यादातर अलिटरेटिव मीटर में ही लिखे गए थे, ठीक है। जहां पे आपको अक्सर जो है हर लाइन में 4 स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्टेज सिलेबल दिखाई पड़ता था। और उसमें जो है वो सारे जो स्टेज सिलेबल थे वो अलिटरेशन के ही एग्जाम्पल थे, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत कठिन चीज को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप लोग समझ चुके हैं। इज इट क्लियर? और ये जो है जर्मनिक लैंग्वेज एंड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है, चार्सर्स और उनके साथ के जो कंटेम्पररी लोग हैं उनके सामने, ठीक है, हाँ मिलता है। आगे जितने भी फोक लिटरेचर हैं, गांव वाले लिटरेचर, ठीक है, लोकगीत, वहां भी आपको ये अलिटरेशन, अक्सर देखिए अलिटरेशन तो बड़ा फेमस है भाई। अलिटरेशन जो शुरुआती दौर में जो पोइट्री लिखती थी, उनको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था डीपर लेवल पे, ठीक है, मीटर का, तो वो ज्यादातर अलिटरेशन का यूज करते थे, क्योंकि अलिटरेशन सबसे आसान भाषा में थी, उनको समझ में आती थी शुरुआती दौर में। फिर ये बीच में 14 सेंचुरी के बाद काफी हद तक रुक गया था इसका यूज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है इसको रिवाइव किया था सैमुअल टेलर कॉलरिज साहब ने, ये भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। और इन्होंने फिर से जो है 4 स्ट्रेस वाले जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस वाले, ठीक है, पोइटिक लाइन को रिवाइव किया। तो ये भी ध्यान देना है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, कि मैं छोड़ देता तो आप पता नहीं कितना मिस कर देते। तो 4 अलिटरेटिव जो 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस वाले जो वो हैं, इनको रिवाइव करने का श्रेय किसको जाता है? सैमुअल टेलर कॉलरिज साहब को, जिन्होंने क्रिस्टा बेलमेस को रिवाइव किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जो है आपको आजकल जो है रैप, जो आप लोग सुनते हैं ना रैप, यो हनी सिंह, ठीक है, बादशाह, ये लोग जो आजकल रैप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये लोग भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर का ही यूज करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ये किस तरह अपने गाने को गाते हैं। जब ये गाते हैं तो बहुत स्लो स्लो गाते हैं, उसी में कहीं कहीं जोड़ देते हैं। तो इनका जो है ज़्यादातर स्लो होता है और बीच बीच में स्ट्रेस रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी रैप हैं वो इसी स्टाइल में चल रहे हैं। देखो कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, पता नहीं कितना कनेक्ट, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं? कोई रैप आप गा के देखना या रैप को सुनना। तो ये है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर का प्रेजेंट मॉडर्न एग्जाम्पल है, तो रैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जीएम हॉपकिंस साहब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके टीजीटी या पीजीटी दोनों जगहों पे मैंने देखा स्प्रंग रिदम आ चुका है, शायद टीजीटी में ही आया है ये पूछा गया कि स्प्रंग रिदम है क्या, और स्प्रंग रिदम का इन्वेंट किसने किया था, वो कौन थे जो भाई? हॉपकिंस साहब थे। जेएम हॉपकिंस साहब बहुत ही फेमस हैं, ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटर माने जाते हैं। और याद रखना, ये विक्टोरियन एज के बहुत बड़े राइटर थे, हालांकि जीते समय ये ज्यादा नहीं जाने गए, मरने के बाद इनको लोगों ने जाना। बहुत बड़े पोएट थे विक्टोरियन एज के, और इन्होंने इन्वेंट किया है बहुत सारी चीजों को। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सोनेट, मैं उस दिन शायद भूल गया था, सोनेट में एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है जिसे कर्टल सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टल सोनेट। इसको इन्वेंट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये जो सोनेट है, कर्टल सोनेट, ये 10.5 लाइन की
या फिर 11 लाइन की आपके एग्जाम में आ सकती, याद रखना। 10.5 चूंकि 10वीं लाइन से 11वीं लाइन में आ गई, तो इसीलिए आप इसको 11th लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों में से कुछ भी आता है तो एग्जाम में आप टिक मारेंगे। अगर एग्जैक्ट 10.5 आ गया तो 11 नहीं मारना है, अगर 11 आ गया 10.5 नहीं दिया तभी 11 मारना है। ठीक है, तो कर्टल सोनेट किसने यूज किया भैया, तो वो है इस जीएम हॉपकिन साहब। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। स्प्रंग रिदम का किसने आविष्कार किया, तो वो भी जीएम हॉपकिन साहब है। स्प्रंग रिदम में किस प्रकार का आपको मीटर मिलता है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर, फिर याद रखना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर है वो आपको मिलता है। इसका जो हर एक फुट है वो बिगिन होता है किससे, स्ट्रेस लेवल से बिगिन होता है। जैसे आप यहां ध्यान दें, द सोर साइकी, क्रिंज, द ब्लियर, स्लेयर, कम, इसका जितने भी फिट आपको दिख रहे हैं सब जगह स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको स्प्रंग रिदम बोला गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो स्प्रंग रिदम की आप डेफिनेशन भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर मैं आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस ना बताया होता तो शायद आप स्प्रंग रिदम को ना समझ पाते। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर क्या होता है, एक ऐसा पोएटिक लाइन जहां पे आपको केवल स्ट्रेस लेवल को काउंट करना होता है, वो स्ट्रॉन्ग लेवल मीटर स्ट्रेस मीटर कहलाता है। यूजुअली जो पोएट्री की लाइन होती है उसमें 4 आपको मिलते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। ठीक है, ये है। अब स्प्रंग रिदम क्या है, एक ऐसी पोइटिक लाइन है जहां पे हर आपका जो सिलेबल है, हर एक वर्ड है, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस से ही शुरू होगा, सिलेबल से शुरू होगा। बस क्लियर है। तो ये हो गया, बहुत डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लिए हैं, एग्जाम में आएगा, आप करके आना है भाई सभी को। अब आते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस मीटर हमने देख लिया, अब दूसरा मीटर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बहुत कम आसान है, बहुत सिंपल है। क्वांटिटेटिव मीटर में क्या होता है, पहली बात तो ये कहाँ से आया है भाई, तो ये इमिटेशन है क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन का। ठीक है, वहां से आया है। इसमें मिटिकल पैटर्न जो है वो डिटरमाइन होता है स्ट्रेस के द्वारा नहीं, स्ट्रेस के द्वारा नहीं, स्ट्रेस से तो स्ट्रेस वाला होगा पहला वाला, बल्कि क्वांटिटी से होता है। हालांकि ये हमने शुरू में ही देख लिया था, उसी को दोबारा ये बता रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जब क्या होगा, क्वांटिटी से होगा तो क्वांटिटेटिव मीटर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको कोई वर्ड को आप बोल रहे हैं, कितने लंबे समय तक बोल रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे जो मीटर होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ जो इंडियन आइडल होता है, बिना मतलब का ना कुछ, आपके जो गाने वाले लोग हैं और जो बाहर से जो स्पेशली जो वहां पे बैठे रहते हैं जज लोग, एक ही शब्द को जो है खूब लंबा खींचते हैं। जैसे आप लोगों ने एक आस्की 2 मूवी देखी होगी, तो उसमें जो है वो खूब लंबा जो है, जो सिंगर है खूब लंबा खींचता है। हाँ, एक ही वर्ड को जो है, एक साउंड को लेकर खूब लंबा खींचेगा, तुमसे है मुझको प्यार, ऐसे लंबा। अब देखो मैं गान गाऊंगा तो बहुत खराब लगेगा। तो अब जैसे मान लो कोई एक वर्ड है, कोई एक सिलेबल है, कोई साउंड है, उसको आप खूब लंबा प्रोनाउंस कर दिए गाने में, ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव मीटर हो गया। ठीक है, तो यही है भाई। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, इसमें कुछ नहीं है ना, यही है क्वांटिटेटिव। अब मैं कहूं, गा रहा हूं इस महफिल में, अब इसको खूब लंबा खींच दिया मेलोडियस वॉइस में, हो गया भैया। हाँ, यही है क्वांटिटेटिव, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री वर्स एक है तीसरा सबसे लास्ट वाला। फ्री वर्स में क्या होता है, फ्री वर्स में कहिया वो कहता है हम कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे तुम्हारा है, ना तो हम कोई मीटर मानेंगे, ना तो हम कोई पैटर्न मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। जब कुछ भी ना मानूंगा तो मैं फ्री हूं, मुझे कोई अपने बंधनों में जकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं फ्री वर्स हूं, खत्म बात।
हाँ राजकुमार जी, मैं सुनना चाहता था, बहुत सही। अपने कर्म की कर अदाएं और फिर उसके बाद खूब लंबा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये तो आप लोग को मैं सुना दूं अभी, सुन लेना। तो आपको क्वांटिटेटिव मीटर पता चल जाएगा। इसको स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, जैसे छाया बोले स्ट्रेस की क्वालिटी को बढ़ा देना। स्ट्रेस तो एक ही बार में तेजी से तुरंत बोल देना, उसको लंबा नहीं करना होता स्ट्रेस में। हम्म। हाँ अलाप लगाना, अब सही है। मतलब उसको लंबा प्रोनाउंस कर दो, एक लास्ट में ले जाके खींच दो। जैसे मैं कहूं तुम इधर आओ, जैसे अक्सर क्या बोलते हैं, तुम इधर आओ। तो अब हमने तुम, नॉर्मली तुम बोल सकता हूँ, मैं बोला तुम, मेरा तो वोट होने लगा भाई। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये है भाई। तो अब जो है यही है, और इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। तो ये हमने पूरा कर लिया। बहुत खतरनाक चीज था। आप लोग बहुत साथ दे दिए तो ये हो गया, अदरवाइज तो ये हो ना पाता। तो ये है, हमने स्प्रंग रिदम से लेके इतने कठिन कठिन कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में सीखा है। हाँ बहुत बेहतरीन सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आज की क्लास को एंड करने से पहले हमें कुछ और चीज़ आपको बताना पड़ेगा। और उसी को बताने के साथ क्लास को एंड करूंगा। वो भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो टॉपिक ही है। आप लोग अपनी यदि बुक आपके पास हो, तो आप अपनी बुक में एम एच अब्राहम की खोलेंगे, पेज नंबर 374। खोलेंगे पेज नंबर 374, और वो इसी से कनेक्टेड है, जिसका टॉपिक का नाम है स्टैंजा फॉर्म। स्टैंजा फॉर्म फटाफट अभी यहीं पे खत्म कर लेते हैं ना, अदरवाइज एक पूरा लेक्चर ये खा जाएगा। और अभी करेंगे तो इसी के साथ कनेक्टेड है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ओपन ही कर लें। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जो है, रुक जाओ, एम एच अब्राहम में खोलता हूँ, अगर डायरेक्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक मिनट, ये है image। इसमें पूछते हैं स्टैंडर्ड। वाह, लग रहा है, नहीं नहीं ये तो नहीं है, बहुत तो इसमें स्टैंडर्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग। एक्चुअली स्टैंजा बहुत है ना, तो स्टैंजा वर्ड सोच लो, 86 बार एम एच ब्रांड की बुक में स्टैंजा वर्ड है, 86 बार। चलो कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टैंजा। चलिए तो स्टैंजा देखते हैं, आप सभी लोग स्क्रीन पे देखें और बताएं कि क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं स्टैंजा। हम्म। अब ध्यान दें, जब आप स्टैंजा की बात करते हैं तो ये क्या है। स्टैंजा एक इटालियन वर्ड है, फिर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ रही है। ये एक इटालियन वर्ड है। नहीं नहीं चंचल, आप इसको अभी पढ़ लो, इसको लंबा नहीं खींचूंगा। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बस 1 मिनट में हो जाएगा। मुश्किल से ये लेक्चर 10 से 15 मिनट का स्टैंजा टॉपिक है। बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, आसान है। इटालियन वर्ड स्टैंजा जो है, इटालियन वर्ड से लाया गया है, जिसका मतलब होता है स्टॉपिंग प्लेस। ठीक है, मतलब कोई एक पोइट्री की लाइन है, अब देखो लिखा है सीधे, और ग्रुपिंग ऑफ द वर्स, यानी वर्स लाइन की ग्रुपिंग जब इस प्रकार से करो किसी पोएम की, कि ऑफन सेट अप बाय अ स्पेस इन अ प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, जो कि एक स्पेस के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे आप जो पोइट्री की लाइन को देखते हैं, तो आप देखते हैं छोटे छोटे ग्रुपिंग होती है कुछ लाइन की, फिर उसके बाद कुछ स्पेस होता है, फिर दूसरे लाइन्स की ग्रुपिंग होती है। तो ये जो ग्रुपिंग होती है, यही आपका स्टैंजा कहलाता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग पोइट्री देखते होंगे। ठीक है। अब जब भी आप किसी स्टैंजा की बात करेंगे, तो अक्सर क्या होगा, जो स्टैंजा होगा उसमें कोई ना कोई राइम स्कीम होता है।
जैसे आप शेक्सपियरियन के सोनेट की बात करते तो ए बी है, बी सी डी एफ एफ, तो स्टैंजा का कोई ना कोई राइम स्कीम होगा। यूनिफॉर्म इन नंबर होता है, और लेंथ लेंथ हर लाइन की, जैसे एक भाई अगर स्टैंजा है तो उसकी लेंथ लगभग बराबर होगी, तभी तो आप उसको क्रम से बना पाएंगे, क्रम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है स्टैंजा की सबसे बड़ी विशेषता। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, स्टैंजा राइमिंग नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार हो सकता है कि यूनिफॉर्म लेंथ ना हो, अगर राइमिंग हो यूनिफॉर्म लेंथ ना हो, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल हम जिस स्टैंजा की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं की ही बात कर रहे हैं जिनमें आपको जो है लाइन और लेंथ बराबर होगी, जिसका एक पर्टिकुलर राइम पैटर्न होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपलेट की। कपलेट क्या है भाई? कपलेट बहुत सिंपल है। कपलेट दो लाइन के, देखो, अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन, यानी राइम लाइन का एक पेयर होता है, उसे कपलेट बोलते हैं। जैसे प्लेस इम्प्रेस, ये राइमिंग है तो एकदम क्लियर है, राइम लाइन है, इक्वल इन लेंथ होता है, इसीलिए कपलेट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम आक्टो सिलेबेइक भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एंड्रू मार्वेल का एक पोयम है टू हिज फाइव मिस्ट्रेस। देखो कितनी महत्वपूर्ण चीजें आ रही है। टू हिज फाइव मिस्ट्रेस बहुत ही पॉपुलर पोयम है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका कि हु हैज रिटन। तो ये ध्यान देना, इसमें आप देख रहे हैं कि 4 आयम्बिक फीट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 4 आयम्बिक फीट है। और जब 4 होगा आयम्बिक फीट तो इसे आयम्बिक टेट्रामीटर बोलेंगे। दूसरा, अगर आप इसे सिलेबेइक लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो आक्टो सिलेबेइक कपलेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 8 सिलेबल है। सभी को क्लियर है? अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 आयम्ब है तो इसका मतलब 8 सिलेबल होगा, क्योंकि एक आयम में 2 सिलेबल होता है, तो ये 8 सिलेबेइक कपलेट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा, आयम्बिक पेंटामीटर को हम क्या बोलते हैं? डेका सिल्बेइक। क्यों बोलते हैं डेका सिल्बेइक? क्यों? क्योंकि जो आयम्ब होता है उसमें 2 सिलेबल होते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि पेंटा लग गया तो पेंटा का मतलब 5, तो 5 गुणे 2 यानी डेका सिल्बेइक। तो आप लोग को एग्जाम के लिए एकदम तैयार रहना है कि डेका सिल्बेइक जो है, अगर आयम्बिक पेंटामीटर है तो कैन बी आल्सो कॉल्ड डेका सिल्बेइक। आयम्बिक ठीक है, आयम्बिक टेट्रामीटर को आप ऑक्टोसिलबेइक कपलेट भी बोल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते। तो इस तरह हमने देख लिया, कपलेट के अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ लिया। अब हम बात करते हैं सबसे यहीं पे तुरंत, ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या होता है या टेरसेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। अगर कोई स्टैंजा की जो लाइन्स हैं, अगर 3 लाइन लगातार, अगर 3 लाइन लगातार जो है वो राइम भी करें, ठीक है, तीनों लाइन अगर राइम कर जाए तो क्या हो गया? टेरसेट हो गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी तीनों लाइन राइम कर जाए, ठीक है, तो टेरसेट हो गया। बहुत सिंपल। अगर कोई, हमने सपोज करो एक साउंड आ रहा है ए, वही तीनों में आ जाए लास्ट में, तो राइम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि रॉबर्ट हेरी का एक पोएम है अपॉन जूलियाज क्लोथ, जो कि 1648 में आया था। तो ये क्या है? ये टेरसेट है। और टेरसेट किसका? आयम्बिक टेट्रामीटर का। वो तो मीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेरसेट है इसमें। ठीक है, तो ये आपने एक एग्जाम्पल देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिचर्ड क्रैसे का एक पोयम है विशेष टू हिज सपोज मिस्ट्रेस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, काफी पॉपुलर इसमें जो पोयम आज है पॉपुलर है। अब इसमें ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आपको एकदम क्लियर देखिए, हु एवर शैल बी, यहाँ बी आया, दैट नॉट इम्पॉसिबल सी, यहाँ पे फिर ई साउंड आ रहा है, दैट सेल कमांड माई हार्ट एंड मी। तीनों जगह आप देख रहे हैं कि सेम आपको जो है राइम मिल रहा है, तो ए। अब ये, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मीटर एक ही हो। कहीं पे आपको, जैसे आयम्बिक डाई मीटर है दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ट्राई मीटर है, चौथे वाले में आयम्बिक टेट्रामीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट में जो राइमिंग होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आते हैं, इसका एक दूसरा वेरिएंट है जिसे बोलते हैं टिरजा रिमा। टिरजा रिमा कुछ नहीं है। टिरजा रिमा ये बोलता है कि जब कोई पोइट्री की लाइन ऐसे हो, वर्स ऐसे हो कि जैसे पहला वाला स्टैंजा तो जिस तरह से चले, तो अब इसमें क्या हो कि
पहला वाला स्टैंजा दूसरे वाले स्टैंजा को इंटरलिंक करेगा, तो आपका होगा टेरजा रिमा। जैसे सपोज करिए कि पहला वाला जो स्टैंजा है वो हो गया ए बी ए। अब दूसरा वाला जो स्टैंजा क्या करेगा, पहले वाले स्टैंजा का जो मिडिल वाली लाइन है, सेकेंड लाइन, उससे शुरू होगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगा बी सी बी। फिर तीसरा वाला क्या होगा स्टैंजा, वो फिर क्या करेगा, इसके मिडिल वाले को पकड़ेगा और फिर सी डी सी हो जाएगा। फिर अगला वाला फिर इसको पकड़ेगा डी ई डी। क्लियर हो रही कि नहीं बात सभी को? तो जब इस तरह आपको कहीं दिखाई पड़े तो तीन लाइन तो होगी, लेकिन उन तीन लाइन में क्या होगा कि जो मिडिल वाला होगा वो अगले लाइन का पहला राइम होगा, पहले लाइन की राइम होगी। फिर उसके बाद दूसरे वाले का मिडिल वाला तीसरे की पहले लाइन की लाइन राइम होगी। बस ये है, ठीक है। तो यानी ये किस तरह से हो रहा है कि पहले का मिडिल वाला दूसरे के पहले और तीसरे से राइम कर रहा है, तो तीन बार यहाँ भी राइम हो रहा है। तीन बार तो राइम होना शर्त है, ठीक है। दूसरे का तो ये ध्यान रखना कि राइमिंग तो तीन बार ही हो रही है, बस ये है कि वो अलग अलग स्टैंजा में जाके हो रही है। तो ये है क्लियर भाई। तो ये है टेरजा रिमा, ठीक है। अब इसका आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो दो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। जैसे दांते साहब का डिवाइन कॉमेडी जो कि 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, वो टेरजा रिमा में लिखा गया था। इसी प्रकार से आपके ओड टू द वेस्ट विंड जो है बहुत ही पॉपुलर पोएम है पीबी शैली का, ये भी किस में लिखा गया है, टेरजा रिमा में लिखा गया है। और इसके अलावा मिल्टन, ब्राउनिंग और टी एस इलियट भी लिखते हैं। अब एक बात ध्यान देना कि टेरजा रिमा को इंग्लैंड में लाने वाला कौन आदमी है, तो उस आदमी का नाम है सर थॉमस यार्ड। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। तो कितना बेहतरीन तरीके से सीख रहे हो आप, अभी सब कॉन्सेप्ट सीखे हो, तुरंत तुरंत कनेक्ट हो जा रहा है। क्वार्टरेन, क्वार्टरेन का मतलब जब चार लाइन हो, जैसे आपको सोनेट वगैरह में दिखाई पड़ता है। फोर लाइन स्टैंजा होता है। इंग्लिश में सबसे ज्यादा कॉमन यदि कोई स्टैंजा है तो कौन है, क्वार्टरेन। ये भी ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इंग्लिश में सबसे पॉपुलर कोई स्टैंजा फॉर्म है तो क्वार्टरेन है। ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें मीटर फिक्स नहीं है, कोई भी मीटर हो सकता है, कोई भी राइम स्कीम हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो बैलेड स्टैंजा आप पढ़ते हो, बैलेड, तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जो बैलेड होता है वो अक्सर क्वार्टरेन में होता है। इसीलिए बैलेड स्टैंजा, क्वार्टरेन को बैलेड स्टैंजा भी बोलते हैं, ठीक है। द बैलेड स्टैंजा इज इन अल्टरनेटिव 4 and 3 फुट लाइन, ठीक है, राइमिंग ए बी सी बी, ठीक है, एंड ए बी ए बी। तो अब ध्यान दें कि जो आपका बैलेड होता है अक्सर उसमें क्या होता है, दो प्रकार की राइमिंग मिलती है। या तो आपको मिलेगा ए बी सी बी, या तो आपको मिलेगा ए बी ए बी। ये बात ध्यान देना। जैसे हमने वर्ड्सवर्थ के कई बैलेड, आप वर्ड्सवर्थ के बैलेड को पढ़िए, अक्सर वो 4 लाइन की होती हैं और उसमें आपको जो है ए बी सी बी ए बी पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक तो ये आपने जाना। दूसरी बात, अक्सर इसमें देखो 3 फुट या 4 फुट मिलता है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर नहीं मिलेगा, पेंटा नहीं मिलता है इसमें, या तो ट्राई मिलेगा या टेट्रा मिलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बैलेड 4 लाइन में अक्सर बैलेड स्टैंजा कितने लाइन की होती है, 4 लाइन की होती है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है टीजीटी का, ये आ चुका है कि बैलेड स्टैंजा चार कितने लाइन की होती है, तो हमेशा याद रखना 4 लाइन की होती है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, इसमें 4 या 3 फुट आते हैं। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, मैं बता भी चुका हूं जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ा रहा था। अक्सर क्या होता है कि जो पहली और तीसरी लाइन होती है वो टेट्रामीटर होती है और दूसरी और चौथी लाइन ट्राईमीटर होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहली और तीसरी लाइन टेट्रामीटर और दूसरी और चौथी लाइन ट्राईमीटर, ठीक है। तो आपको टेट्रा, आप हमेशा ध्यान रखना कि बैलेट में जो मीटर यूज होता है वो होता है टेट्रामीटर या फिर ट्राईमीटर। क्लियर है? तो ये अपने दिमाग में बैठा लो भाई, ठीक है। तो बैलेट मीटर का राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी सी बी या ए बी 4 लाइन का होता है और टेट्रामीटर या ट्राईमीटर होता है, यूज होता है इसमें, ठीक है।
अब इसमें एक दो चीजें और ध्यान देना है कि जो आपकी हिम्स होती हैं, ठीक है, वो अक्सर जो आपके भजन होते हैं, भजन, ठीक है, वो भी हमेशा जो है क्वार्टरेन में ही लिखे जाते हैं। और जो ये जो भजन होता है जो क्वार्टरेन में लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉमन मेजर, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हीरोइक क्वार्टरेन होता है। हीरोइक क्वार्टरेन क्या होता है, अगर आयम्बिक पेंटामीटर में कोई लिखा जाए, ध्यान दो, अक्सर बैलेट आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा जाता, टेट्रामीटर या फिर ट्राईमीटर में लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई 4 लाइन का स्टैंजा है और वो किस में मिल गया, आयम्बिक पेंटामीटर में मिल गया, तो ऐसी कंडीशन में वो बैलेट तो हो नहीं सकता। वो क्या होगा, उसे बोलेंगे हीरोइक क्वार्टरेन। क्या बोलेंगे, हीरोइक क्वार्टरेन, क्योंकि हीरोइक क्वार्टरेन, ठीक है, ये मतलब है भाई, सिंपल सा, ठीक है। और अक्सर इसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए बी ए बी। और ऐसा आपको देखने को मिलता है हीरोइक एल जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीरोइक रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो है किसने लिखा है, तो ये ग्रे ने लिखा है। यहाँ देखो ईयर भी लिखा हुआ, और इसके जो स्टैंजा हैं वो हीरोइक क्वार्टरेन में है, यानी आयम्बिक पेंटामीटर में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत डीपर लेवल पे चीजें आप सीख रहे हो आज, एकदम जमा दिए हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बहुत परेशान नहीं होना है, बस हल्का हल्का सीखना है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है आपको, बस मजे से सीखिए, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। राइम रायल में क्या होता है, राइम रायल क्या है भाई, ये चासर साहब ने इंट्रोड्यूस किया, ये भी ध्यान रखना है। हु इंट्रोड्यूस राइम रायल, चासर साहब। ये ट्रायलस एंड क्रेसीड में इन्होंने पहली बार इसे यूज किया था, और दूसरे पोएम्स में भी बाद में। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो है, इसको जो हाउ वर फॉर्म इट लेटर यूज बाय द स्कॉटिश चासरियन, स्कॉटिश यानी इनके जो फॉलोवर थे बाद में स्कॉटिश, वो उसमें एक किंग जेम्स हैं, ये बड़े ही पॉपुलर हैं। स्कॉटलैंड के जो पोएट थे जो चासर को फॉलो करते थे उनको हम स्कॉटिश चासरियन बोलते हैं। उन्हीं में एक थे जो किंग थे, किंग जेम्स वन, स्कॉटलैंड के। इन्होंने इसको यूज किया, अपनी एक पोएम है द किंग स्क्वायर में, जिसको द किंग्स बुक भी बोलते हैं। ये लिखा था उन्होंने 1424 में। और उसी के नाम पे, चूंकि एक राजा ने यूज किया था, एक राजा ने यूज किया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, राइम रॉयल, यानी रॉयल पर्सन के द्वारा यूज किया जाने वाला पोयम। तो ये भी ध्यान देना, इसे राइम रॉयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक किंग ने यूज किया, एक रॉयल पर्सन ने यूज किया, और साथ ही साथ इसे चासर ने यूज किया था, इसीलिए इसे चासरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। ये जो है वास्तव में 7 लाइन की पोयम होती है, ये सबसे मेन बात है, 7 लाइन की पोयम होती है। और ये 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं, ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ABAB, ABBBCC होती है, ये याद रखना है। एलिजाबेथन पोएट्स ने इसको बहुत यूज किया, और आप सभी के एग्जाम का ये बहुत बार, मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, शेक्सपियर तो आप आधा यहीं कंप्लीट कर लो एमएच अब्राहम में। ये आपके एग्जाम में 10वीं बार क्वेश्चन आ चुका है कि अ लवर्स, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी जो है किस में लिखा गया है, किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया है, तो आज ही याद कर लो, चासरियन स्टैंजा फॉर्म में या फिर राइम रायल में लिखा गया है। इसके अलावा इनका अ लवर्स कंप्लेंट पोयम जो है वो भी जो है आपके राइम रॉयल में लिखा गया है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ऊपर, अब बहुत जल्दी आपका ये देखो, आपका ये हो गया, अब स्पेंसरियन स्टैंजा चलते हैं, और ये कंप्लीट होने के कगार पे। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है, अभी पिछली लेक्चर में बताया था, कितनी बार बताऊं। स्पेंसरियन स्टैंजा वो है जो स्पेंसर ने यूज किया, पहली बार कब यूज किया, फेरी क्वीन में यूज किया। इसको क्वाइन करने का श्रेय किसको जाता है, स्पेंसर को जाता है, ठीक है। स्पेंसरियन स्टैंजा होती क्या है, 9 लाइन की पोयम होती है। सबसे पहली बात, 9 की 9 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, सॉरी 8 लाइन, इसकी जो शुरू की 8 लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, और जो 9वीं लाइन होगी वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होगी। बस यही तो ध्यान देना है, आयम्बिक हेक्सामीटर में, वो शुरू में ही हमने बता दिया था आज ही आपको।
और ये जो नवी लाइन होती जो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती इसी को हम बोलते हैं अलेक्जेंड्राइन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइन। यही बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा ओटावा रायमा छूट गया, डोंट डू, अभी हो जाएगा। तो इतना क्लियर है सभी को, एकदम क्लियर। अब आपके एग्जाम में क्या पूछता है, आपको सब बता दिया। आयम्बिक हेक्सामीटर ही अलेक्जेंड्राइन कहला, तो बहुत बार आ चुका है। इसकी राइमिंग स्कीम याद कर लो। इसके बाद कहाँ कहाँ यूज हुआ, तो फेरी क्वीन में यूज हुआ है। फिर उसके अलावा जेम्स थॉमसन का बहुत ही फेमस पोएम है द कैसल ऑफ इंडोलेंस, वहाँ यूज हुआ। जॉन कीट्स का ईव ऑफ सेंट एग्निस में यूज हुआ। पर्सी बेली के एडोनियस में यूज हुआ है। और टेनिसन के द लोटस ईटर में यूज हुआ है। ये मेन मेन पोएम है, जरूर याद रखिए, यहाँ यहाँ यूज हुआ है। ठीक है जी। अब आपका क्या छूट गया, आप लोग कह रहे हैं सर ओटावा रीमा छूट गया, तो ओटावा रीमा मिला क्यों नहीं भाई। अच्छा ऊपर है, चलो भाई ओटावा रीमा देख लो, ये छूट गया था, 8 लाइन का पोयम है। ओटावा रीमा क्या होता है, इटालियन पोयम है, ठीक है। 8 लाइन का पोयम है, बहुत सिंपल है। राइमिंग पैटर्न आपको यहाँ दिया ही है, ठीक है। और लाइक टेरजा रीमा एंड सोनेट इट वाज ब्रॉट इनटू इटालियन, तो अब ध्यान दें, टेरजा रीमा सोनेट को कौन लाया था, थॉमस याट ने। तो इसी प्रकार इसको भी किसने लाया, थॉमस याट ने लाया। तो ये बात अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। टेरजा रीमा सोनेट और ओटावा रीमा को लाने का श्रेय थॉमस याट को जाता है। अब इसके लिए मैंने एक टेक्निक बनाया था बहुत पहले, आप उस टेक्निक को मैं फिर याद दिला दे रहा हूं। रॉयल है चासर, ऑटो में जॉन है, स्पेंसर फेरी क्वीन अलेक्जेंड्रिया की शान है। अब इसी से याद करो, रॉयल है चासर, यानी चासरियन स्टैंजा जो है 7 लाइन की होती है। ये मत सोचो कैसे, देखो रॉयल है चासर, ऑटो में जान है, चूंकि ऑटो मतलब ओटावा रीमा 8 लाइन की, तो उसके पहले चासर आया, रॉयल आया है, तो चासरियन स्टैंजा 7 लाइन की। तो चासरियन स्टैंजा 7 लाइन की, इसे राइम रॉयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि किंग्स फर्स्ट ने इसे किंग्स, किस किंग ने यूज किया, नाम बताइए किंग का, ठीक है, उन्होंने यूज किया। तो किंग के यूज करने की वजह से इसे राइम रायल भी बोलते हैं। वो टावारिमा आप जान ही गए हो। स्पेंसरियन चूंकि 8 के बाद 9 आएगा, तो इसीलिए स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन होती है। फेरी क्वीन में यूज हुआ, इसीलिए इसे हम ये भी याद रखते हैं। लेजेंडरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट लाइन होती है स्पेंसरियन स्टैंजा की, वो एलेक्जेंड्राइन होती है। उसमें क्या होता है, आयम्बिक हेक्सामीटर होता है। हो गया क्लियर, बहुत अच्छा। किंग जेम्स 1 ने यूज किया, ठीक है। राजकुमार वैशाली चंचल एंड छाया, चलो ठीक है जी। ओटावा रीमा भी हो गया, बच्चों का खेल था, सब कुछ नहीं है इसमें। स्पेंसरियन भी हमने कर लिया। अब इसके बाद ये कुछ पोएम के नाम है जो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इनके नाम ध्यान देना। जैसे एक विनय लेख, ठीक है, विलानेल। विलानेल क्या होता है, ये ऐसा पोयम होता है जिसमें 5 टेरसेट होता है और एक क्वार्टरिन होता है। तो अगर 5 टेरसेट हो गया यानी 3 3 × 5 यानी 15 लाइन, और क्वार्टरिन का मतलब 4 लाइन, तो 19 लाइन के पोयम को हम क्या बोलते हैं, विलानेल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये बताओ 19 लाइन वाले पोयम को क्या बोलेंगे, तो विनालेन बोलेंगे। याद रखना है भाई अच्छे से। और इसमें क्या आ रहा है, 5 टेरसेट आ रहा है, 1 क्वार्टरिन आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। डायलन थॉमस का एक बहुत ही फेमस पोएम है जो इसमें लिखा गया है, डू नॉट गो जेंटिल इनटू द दैट गुड नाइट, ठीक है। इसके अलावा और क्या है भाई, इसके अलावा सेस्टिना क्या है, अ पोएम ऑफ 6 लाइन स्टैंजा। जो 6 लाइन का स्टैंजा का पोएम होगा उसे सेस्टिना बोलेंगे, इसे याद रखना है, ठीक है। एनवाय क्या होता है भाई, एनवाय एक ऐसा पोएम होता है, शॉर्ट फॉर्मल स्टैंजा विच इज अपेंडेड टू अ पोएम बाय वे ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। किसी पोएम के एंड में यदि एक शॉर्ट फॉर्मल स्टैंजा पोएम लगा दो जिस जो कि उसके कंक्लूजन का काम करे, तो उसे हम एनवाय या सेंड ऑफ बोलते हैं। बहुत क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीख ली है, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी पोएम से रिलेटेड मैंने सब आपको बता दी है। उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रखेंगे और अब गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। आनंद आया कि नहीं, एक बार अपने आनंद को आप लोग व्यक्त कर दो। आज आप लोग की आवाज सुनना चाहूंगा मैं जल्दी से, क्लास को एंड करने से पहले। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहा हूं ताकि